हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। और आज बारी है इसके टेस्ट की। यानी बच्चों, ऑब्जेक्टिव सवाल हो, लघु उत्तरीय सवाल हो या दीर्घ उत्तरीय सवाल हो, सबको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सवाल हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं। और प्यारे बच्चों, और कौन कौन से सवाल पूछे जाने की संभावना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बच्चों चैप्टर होने वाला है। तो जल्दी से लाइव आ जाए। मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे को जैसे प्रवीण कुमार जी हैं, लक्ष्मी कुमारी हैं, मिष्टी कुमारी हैं और अनुज कुमार हैं, ड्रीम 450 प्लस रोहित हैं, प्रियांशु हैं, स्वाति हैं। बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं। अंग्रेजी की क्लास की वजह से बच्चों मैं थोड़ा सा लेट हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं बच्चों। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे इस क्लास में जुड़ेंगे, चाहे वो लाइव देखें वीडियो को, रिकॉर्डेड देखें, आपका ये होना चाहिए धैर्य कि गुरुजी हम इस क्लास को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, वो बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। गुरुदेव, हमारा लक्ष्य है कि एग्जाम में सवाल को बनाना। जब एग्जाम में सवाल को बनाना हमारा लक्ष्य है बच्चों, तो समझिए कि हमें यह देखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के सवाल अभी तक पूछे गए हैं, ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस आ सके कि भैया ये 2025 में हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मेरे बच्चे, आज क्या है कमेंट बॉक्स में लिखो। आज क्या है मत कहना गुरुजी शुक्रवार है है ना। आज क्या है, तो कहना बच्चों कि आज आज क्या है, बोलो बोलो आज क्या है तो कहना गुरुजी आज है हमारा, आज है टेस्ट, ये मत कहना शुक्रवार है। चलो मेरे बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी दिशा को चाहने वाले मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग क्लास को बहुत जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और सब लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं सबके पास आप बच्चों व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अपने अपने स्टोरी में, अपने अपने स्टेटस में, हर जगह एक बार जरूर शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे बस देख लेते हैं और हमें टेस्ट नहीं देना है ऐसा सोचते हैं। नहीं बच्चों, आप बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। और पहली बात आज जान लीजिए कि आज जो आपका टेस्ट होने वाला है, टेस्ट में कौन कौन से सवाल होंगे। तो गुरुजी, इसमें दोनों प्रकार के सवाल होंगे, है ना। कहते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव भी है बच्चों, नंबर दूसरा 2 अंक के सवाल भी है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और बच्चों नंबर तीसरे में लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन है, यानी कुछ भी हम इस बार छोड़ने के मन में नहीं है। ऐसे मेरे मन में कोई भाव नहीं है कि हमें कुछ छोड़ना है। सबसे पहले बताओ मेरे बच्चे, क्या आप डेली लाइव क्लास करते हो, डेली लाइव क्लास में जुड़ते हो, यस और नो। यस गुरुजी, हम लोग तो बहुत अच्छे तरीके से डेली लाइव क्लास में जुड़ते हैं सर, डेली जुड़ते हैं। और दूसरी बात बच्चों, आपका ड्रीम क्या है। आपका ड्रीम, हमेशा मैं कहूंगा, अगर आप इतने स्टार्टिंग से, शुरू से बच्चों आप 4 4 क्लास कर रहे हो, शुरू से इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मेरे बच्चे अपना जो है ड्रीम बहुत बड़ा रखना। मिनिमम 450 प्लस का ड्रीम रखना। और आज बच्चों चूंकि साइंस की क्लास है, तो साइंस विषय में 100/100। और मेरे बच्चे, आप सभी से मैं कहूंगा, जितने भी बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, ऐप पर एडमिशन भी ले लीजिएगा, क्योंकि नोट्स की घड़ी आ गई है बच्चों गुरुजी, अब तो नोट्स की घड़ी आ गई है और नोट्स भी अब मिलने वाला है। आ जाओ। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का हम लोग आशीर्वाद लेते हैं चरण छू करके। और बच्चों कहते हैं, आज का मोटिवेशन पढ़ते हैं। कहते हैं, जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही साहस है। तो बच्चों, अगर आपको जिस विषय से डर लगता है उस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ना। और जिंदगी में देखो, एक चीज से कभी पीछे मत हटना। वो क्या है बोलो, वो क्या है, वो है बच्चों पढ़ाई। पढ़ाई से कभी पीछे मत हटना। मैं आपको आज एक अपनी फोटो दिखाने वाला हूँ। कौन कौन देखने के लिए तैयार है, हाथ उठाओ। कौन कौन तैयार हैं जो मेरी एक फोटो देखना चाहते हैं। गुरुजी दिखा दो मैं आपको अपने बचपन की फोटो दिखाना चाहता हूँ। जो फोटो बच्चों, जिसको देख करके आप बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, बहुत हंसेंगे आप लोग। ठीक है, दिखा दूं। गुरुजी दिखा दो ना। लो मेरे बच्चे, आज मैं आपको अपने बचपन की एक फोटो दिखाता हूँ। अरे रुक जाओ रुक जाओ, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। ठीक है, मैं बचपन की एक फोटो दिखाता हूँ, ताकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत ऐसा फील हो कि बच्चों देखो, मैं भी एकदम आप ही लोगों के जैसा था।
आप ही लोगों के जैसा मैं भी था बच्चों, लेकिन आज वैसा नहीं हूँ। तो बताओ मैं कितना क्यूट क्यूट सा दिख रहा था। देखो देखो देखो, ये मेरी तस्वीर है, ये मेरी तस्वीर है बच्चों, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ रहा था। ठीक है, ये मेरी तस्वीर तब की है जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ रहा था। अब तो बहुत सारे बच्चे हैप्पी हो जाएंगे कि जो ने इस वीडियो को देखा वो बहुत खुश हो जाएंगे। चलो, मेरी फोटो आपको कैसी लगी बच्चों, बताना सब लोग। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर, ये है ना, ये चैप्टर तो खत्म हो गया। इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको बच्चों इसका नोट्स मिलने वाला है ड्रीम 450+ का जो अपना बैच है दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर। तो सब लोग ऐप पर एडमिशन ले लेना। 90% बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लिया एडमिशन, तो जरूर ले लेना। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 का सबसे बेस्ट बैच मैं इसको मानता हूं, जहां से सबसे अधिक रिजल्ट होते हैं। फीस भी बहुत कम है। जाना बच्चों प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को, अपना नंबर रजिस्टर कर लेना, अपना नाम सही सही भरना और आके ना पेड कोर्स पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ से बच्चों पे ऑनलाइन पर क्लिक करके खुद से पेमेंट करना या स्कैनर पर पेमेंट करके अपने दीदी भैया मम्मी से पेमेंट करवा लेना। ठीक है, कोर्स खुल जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों टॉपर्स की हैंडराइटिंग, यहाँ पर पुराना नोट्स, यहाँ आपको क्रैश कोर्स, न्यू नोट्स, सब कुछ यहाँ मिलेगा। कहीं दिक्कत हो तो ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, आप इस पर कांटेक्ट करना। शुरू करें टेस्ट को, बोलो स्टार्ट करें। यस रेडी? क्या आप तैयार हैं? बताओ, क्या आप पहले चैप्टर के लिए प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या आप तैयार हैं? यस और नो? यस सर, यस सर। सब लोग एक बार बच्चों जल्दी से, चलो जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, एक बार जोश के साथ बोल दो, क्या आप तैयार हैं? यस और नो? सर आप क्यूट लग रहे हो, अरे। एक दिन मौका देंगे, मेरी बहुत तारीफ करना आप लोग। चलो बच्चों, सब लोग कर रहे हैं। गुरुजी चैप्टर को स्टार्ट करो। मेरा थोड़ा ना तबीयत खराब है बच्चों, इस तरफ बहुत दर्द कर रहा है मेरे, लेकिन मतलब बहुत दिन, 2-3 दिनों से अच्छा नहीं लग रहा है मुझे थोड़ा। यार कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और इसमें बच्चों क्वेश्चन कहां तक है? 2011 से लेकर के 2024 तक में जो भी सवाल पूछा गया है, सारा सवाल आज हम आपको दिखाएंगे इस चैप्टर से। और बच्चों 2011 मतलब मेनली रूप से 18 से ऑब्जेक्टिव आया है, तो 18 से 24 तक के सारे सवाल होंगे और 11 से जो आपके सब्जेक्टिव होंगे वो होंगे बच्चों। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने आता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है? कहीं पर भी रख दो सीधा बनेगा। सवाल कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है तो वह दर्पण कौन सा है? तो बच्चों कहीं पर भी रख दो तो सीधा बनाएगा। ये दो ही काम कर सकता है, या तो समतल या तो उत्तल। मेरे बच्चे सीधा प्रतिबिंब कहीं पर भी रखने पर यही दोनों ऐसा दर्पण है जो बना सकता है। बच्चों देखो अवतल भी सीधा बनाता है, आपको पता है, लेकिन कब बनाता है? कहीं पे भी रखने से अवतल सीधा नहीं बना देता है। अवतल तब सीधा बनाता है, अवतल तब सीधा बनाता है जब जब वस्तु कहाँ रहे। अवतल तब सीधा बनाता है। प्लीज मुझे बताना मेरे बच्चे कि अवतल सीधा कब बनाता है, पहले बताओगे फिर बच्चों टेस्ट को बहुत हड़बड़ी में मत देना, डिटेल में आज चर्चा करेंगे टेस्ट की। तो बच्चों अवतल सीधा कब बनाता है, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बच्चे कहते हैं कि तो अवतल सीधा तब बनाता है जब वस्तु वस्तु F और P के बीच में हो, है ना, P और F के बीच में हो। P और F के बीच जब वस्तु होता है तभी सीधा बनाता है, नहीं तो हमेशा बच्चों वो उल्टा बनाता है। सवाल नंबर दूसरे पर हम आ चुके हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि प्रकाश की जो किरण है वो गमन करती है। बच्चों प्रकाश की किरण गमन करती हैं, कहां करती हैं? आपने पढ़ा होगा प्रकाश की किरण हमेशा बच्चों सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश कभी भी बच्चों टेढ़ा नहीं चलता है, आपको पता होगा। और हम पूछें तरंग के रूप में प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और बच्चों हम इसे विद्युत चुंबक की तरंग भी कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे बच्चों किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप सभी लोग। सवाल नंबर तीसरा पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है वो यहां आप देख सकिएगा। यहां भी देख पाइएगा कौन सा सवाल किस ईयर में पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन के दो रूल है बच्चों, आपको पता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। एक भी सवाल गलती हो गया तो समझो बच्चों आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है।
सवाल को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कि प्रकाश है ना परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है? होता है कि आपतन कोण जो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सवाल नंबर तीसरा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है बच्चों प्रकाश तरंग का उदाहरण है, किस तरह के तरंग का उदाहरण है, कौन सा साल पूछा गया, सामने बताया गया है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है बच्चों विद्युत चुंबक की तरंग, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर नेक्स्ट, एक और तरंग है बच्चों, बताओ अगर एक और तरंग पूछा जाए प्रकाश के बारे में तो कहना बच्चों अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहना? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग बच्चों, ये भी याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि अगर ऑप्शन में विद्युत चुंबक की तरंग नहीं होता तो हम लिखते अनुप्रस्थ तरंग बच्चों। ठीक है, क्या किसी को हड़बड़ी है? बोलो यस और नो। क्या टेस्ट देने में किसी को हड़बड़ी है? बोलो हाँ या ना। हड़बड़ी है? तो मेरे छोटे आज सबका आंसर होना चाहिए गुरुजी नहीं, किसी भी प्रकार का हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप टेस्ट दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे से दीजिए, बहुत शांति से दीजिए, ठीक है ना नो आंसर आना चाहिए सबका। ठीक है, टेस्ट देने में जो बच्चे हड़बड़ करते हैं वो एक चैप्टर को 10 बार पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से एक ही बार पढ़ लोगे, अगर पूरे मन के साथ अगर अच्छे से एक ही बार पढ़ लोगे तो 10 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो एक बार सब लोग शेयर कर दो दम लगा करके, दम लगा के हैया, चलो सब लोग शेयर कर दो। और 16 सब बच्चे लगभग क्लास में जुड़े हैं, तो सब लोग क्लास को लाइक भी एक साथ कर लो, एक साथ सब लोग मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए। सवाल नंबर 6 आपके सामने है। सवाल लिखा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बच्चों कहते हैं समतल जो है ये कभी भी वास्तविक नहीं बना सकता, समतल हमेशा काल्पनिक बनाता है। आपको पता है काल्पनिक भी बनाता है, सीधा भी बनाता है। आपको अब ये बताना है कि समतल का जो फोकस होता है वो कितना होता है, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि समतल का फोकस कैसा होता है। नेक्स्ट है बच्चों समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अभी हमने बात की और वो क्वेश्चन आ गया। समतल की फोकस मेरे बच्चे अनंत होती है। समतल के बारे में पूछा जाए कि समतल जो है, समतल जो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो समतल जो प्रतिबिंब है वो बच्चों समान आकार का बनाता है। और दूसरी बात है मेरे बच्चों समतल का आवर्धन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे बच्चों? समतल का आवर्धन क्या होता है? जितना h1 होता है उतना h होता है, दोनों बराबर होता है 1 1, इसीलिए समतल का आवर्धन हमेशा +1 होता है। +1 इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा समतल का आवर्धन तो कहना +1, कभी बच्चों गलत मत करना। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? मेरे सभी बच्चों को मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया है, सबकी जुबान पर आंसर है, सबके जुबान पर आंसर है कि कहां हम वस्तु को रखें ताकि हमें समान आकार का, यहां लिखा है ना समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। बच्चों दिशा के स्टूडेंट है, गलती करना तो हम जानते ही नहीं है गुरुदेव। वस्तु कहां रखा जाए कि समान आकार का प्रतिबिंब बने? आप कहोगे गुरुदेव ध्यान देना मेरे मालिक, यहां पर हम लोग रखते थे, ये हमारा P था, ये हमारा F था, यहां हमारा C था। वस्तु को जब हमने C पे रखा था, C पे, तो हमने देखा था कि हमारा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है मेरे बच्चे C पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर C अगला आता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन दिया गया सीधा आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा होता है, उल्टा आवर्धित नहीं, उल्टा तो बिल्कुल नहीं होगा, सीधा होता है और हासित होता है। हासित मने बोलो क्या होता है? हासित मने, हासित मने होता है छोटा, हासित मने होता है छोटा। हमेशा उत्तल में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बच्चों छोटा होगा। अच्छा बताओ कौन सा ऐसा दर्पण है जो बच्चों जो सीधा और बराबर बनाता है? सीधा और बराबर कौन बना सकता है? सीधा व बराबर कौन बना सकता है? देखना फंस जाओगे आप। सबसे पहला किसका आंसर आता है? और सीधा और छोटा कौन बनाएगा? सीधा और छोटा कौन बना सकता है? एक सवाल और पूछेंगे मेरे बच्चे कि सीधा और बड़ा कौन बना सकता है? सीधा और बड़ा, सीधा व बड़ा कौन बना सकता है? मेरे बच्चे सवाल ऐसे हैं जो आप जवाब दोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। कहते हैं गुरुदेव सीधा और बराबर, है ना, सीधा और बराबर की बात करेंगे तो नाम आता है समतल का। समतल सीधा और बराबर बनाता है। सीधा और छोटा कौन बनाता है? सीधा और छोटा बच्चों उत्तल बनाता है, उत्तल बनाता है। और अगर आपसे पूछा जाए सीधा और बड़ा, तो बच्चों देखो बड़ा तो समतल कभी बना नहीं सकता, बड़ा तो उत्तल भी नहीं बना, सॉरी हाँ उत्तल भी नहीं बना सकता। लेकिन याद कीजिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मेरे बच्चे एक स्थिति में सीधा और बड़ा बनाता है जब वस्तु P और F के बीच हो। तो यहां पर लिखेंगे अवतल, क्या लिखेंगे? अवतल लिखेंगे बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन है
कि दर्पण सूत्र कौन सा है। कल हम लोग सिद्ध किए हैं, तो 110% आपको पता होगा कि दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f, है ना। ये है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो अब ये बताना मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि 10 सवाल में आपका जो नॉलेज है, आपने जो पढ़ाई की थी, उसके अकॉर्डिंग 10 सवाल में आपका स्कोर क्या रहा। क्योंकि मुझे तो लगता है कि बच्चे गलती नहीं करते हैं, फिर भी चलो देखते हैं भैया। ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है आपको, तो मिस्टेक के तो चांसेस बिल्कुल 0 होने चाहिए। आई थिंक 0 होने चाहिए चांसेस। ठीक है, यस गुरुजी, यस यस यस, सब लोग कह रहे हैं 10/10, 0 चांसेस मिस्टेक के होने चाहिए आपके। चलो, अरविंद कुमार, अमित कुमार, नीतू कुमारी, राजीव कुमार, ड्रीम 450, प्रीति कुमारी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो भाई, मिस्टेक नहीं करना है। अगला सवाल पूछा गया है आपसे कि दाढ़ी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। भैया देखो, 11 में, 15 में, 16 में और 21 में। अच्छा, इतना साल पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए। बच्चों, हमने बताया था कि दाढ़ी बनाने के लिए जो मतलब कि हम लोग अवतल का प्रयोग करते हैं, हमें बड़ा बड़ा दिखता है, तो अवतल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है बच्चों, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। अग्रदीप पूछा गया है बच्चों, अग्रदीप में कौन सा दर्पण होता है। बच्चों देखो, अग्रदीप जो है वो हेडलाइट को ही बोला गया है। अग्रदीप मतलब हेडलाइट। बच्चों क्या है यहाँ पर, हेडलाइट है। एक दिन मैंने मिस्टेक कर दिया था आपसे, तो फिर हमने ठीक किया था। हेडलाइट, हेडलाइट मतलब बच्चों क्या था हमारा, वो जो गाड़ी का वो जो आगे में होता है ना, वो लाइट के लिए। मान लो ये गाड़ी है बच्चों, ये गाड़ी है, तो यहाँ लाइट के लिए होता है ना इस तरफ। यहाँ पर क्या होता है, अग्रदीप में क्या लगा होता है, तो सर हमेशा अवतल लगा होता है। अवतल लगा होता है, अवतल, क्या है, अवतल। और बच्चों पूछा जाएगा पश्च दीप में क्या लगा होता है, या बच्चों पूछा जाएगा ये बताओ कि साइड मिरर में क्या होता है, तो कहते हैं कि साइड मिरर में लगा होता है उत्तल। साइड मिरर में उत्तल लगा होता है, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है। सवाल नंबर 13 पूछा है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में, पश्च मतलब पीछे देखने के लिए, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। पीछे देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। मेरे सभी प्यारे बच्चों कहते हैं कि गुरुजी पीछे देखने के लिए हम उत्तल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। यह है बच्चों दर्पण मान लेते हैं, और जस्ट इसके सामने अगर रखा गया है कोई भी वस्तु, चाहे यहाँ पी पर हो, सॉरी पी यहाँ एफ पर हो या सी पर हो, कहीं भी रखा जाए, सामने अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं तो हम उसको कैसे लेंगे। हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं कि सामने अगर हम वस्तु को रखते हैं तो वो ऋणात्मक होता है, और बच्चों पीछे अगर कोई वस्तु आएगा, पीछे अगर हम पीछे की दूरी बच्चों धनात्मक लेते हैं। सामने ऋणात्मक, पीछे धनात्मक। अगला सवाल आपके सामने पूछा गया है, बहुत प्यारा सा सवाल है। सवाल ये दिया है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कितने अच्छे से हम लोग पढ़े थे ना, किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। बच्चों थोड़ा जोश दिखना चाहिए, बहुत फास्टली कमेंट आना चाहिए कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। बच्चों हम लोग पढ़े थे कि देखो भैया, अवतल ऐसे होता है तो इसका फोकस इधर बनता है, तो ये नेगेटिव हो गया। उत्तल ऐसे होता है तो इसका फोकस इधर बनता है, इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया। और समतल बच्चों, समतल तो अनंत होता है, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात ही नहीं कर सकते। तो धनात्मक किस में होता है, उत्तल दर्पण में होता है। सवाल अगला है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। मैंने बताया था बच्चों बहुत अच्छे से कि m अगर नेगेटिव है तो बताओ कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा था कि गुरुदेव यदि m नेगेटिव है, इसका मतलब सबसे पहली बात कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बना है, और वास्तविक चीजें जो हमेशा क्या होती हैं, वास्तविक चीजें उल्टा होता है बच्चों, वास्तविक उल्टा होता है। तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं सर, वास्तविक उल्टा, ऑप्शन नंबर ए सही है, वास्तविक उल्टा। अगर बच्चों पूछा जाता है कि आवर्धन धनात्मक है, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में होता तो क्या होता। अगर आवर्धन हम कहते हैं कि बच्चों प्लस में है तो ये हो जाता हमारा क्या, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। सवाल नंबर 17 आपके सामने है, दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं, दांत चेक करने वाले दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। यानी डॉक्टर जो होते हैं वो मरीजों का बड़ा बड़ा दांत देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। सर m बराबर
v बटा u प्रूव नहीं किया, वो कभी नहीं पूछा जाएगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए बच्चों, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो। तो कहते हैं सर कि विशेषज्ञ जो हैं किस दाना दांत के डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, तो दांत के डॉक्टर बच्चों हमेशा अवतल का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। बच्चों f आपको बताना है, जिसमें r की वैल्यू दी गई है। तो बच्चों आप कहेंगे कि सर f बताना है, उत्तल में है, तो f बराबर होता है r/2 और 32 है तो बच्चों प्लस में होगा बटा 2, क्योंकि उत्तल है इसलिए प्लस में होगा। तो मेरे बच्चे प्लस में 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बार जल्दी से मुझे यस लिख दो, और बहुत ईमानदारी के साथ कहना कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है और 20 सवाल का आपने टेस्ट दिया है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 20 में से कितना सही हुआ है, क्योंकि बच्चों झूठ बोलने से आपको इनामी नहीं मिल सकती। पता है ना आपको कि थोड़ा सा भी अगर आप झूठ बोल लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा इनाम मिल जाएगा। जल्दी बताओ, सही है? यस गुरुजी, यस यस, बहुत सुंदर, अति सुंदर अति सुंदर। सर नोट्स कब मिलेगा, कब दे दे बताओ, नोट्स कब चाहिए मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन को, नोट्स कब चाहिए, नोट्स कब चाहिए? तो गुरुजी नोट्स तो चाहिए, तो मेरे बच्चे हम आपको नोट्स दे देते हैं, आज क्लास हो जाएगा तो फिर बच्चों थोड़ा बहुत है ना, जो पहले वाला नोट्स है वो एकदम 100% आपके लिए ज़रूरी है, उसमें कोई भी चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम थोड़ा चेंज करके कल बच्चों न्यू सेक्शन में डलवा देंगे, न्यू सेक्शन में कल तक या मंडे तक हम डलवा देंगे, है ना, बहुत जल्दी डलवा देंगे, कल ही डलवा देंगे, कल डलवा देंगे, ठीक है, कल नोट्स मिल जाएगा आपको। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, बोलो यस, आगे बढ़े, यस सर। चलिए बच्चों थोड़ा फास्ट करते हैं, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल पूछा गया है कि बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत मतलब वही बच्चों, देखो हजामत मतलब होता है वो, मतलब बाल जब मतलब छिल्ला जाता है ना, बाल मतलब टकला बनाया जाता है, तो हजामत के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो गुरुजी हजामत के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है या काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपको बताना है। मेरे छोटे भाई बहन आप सबको पता है कि देखो वास्तविक, जो मैंने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो प्यारे बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध है। आप ये समझो कि हर क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम का है, एक सवाल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक सवाल गलती हुआ तो समझो आप टॉपर लिस्ट से बाहर हो जाओगे, एक सवाल भी गलती हुआ तो। गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो हमने पढ़ाया था बच्चों, पहला r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो मेरे बच्चे r बराबर 2f ये भी सही है और f बराबर r/2। सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी, इसके दो आंसर हैं, यानी ए नंबर भी सही है और सी नंबर भी सही है, ए नंबर भी सही है, सी नंबर भी सही है ये कैसे हो गया? अच्छा ये गलत टाइपिंग की वजह से हुआ है। चलो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, अगला सवाल पूछा गया कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, वाह वाह, अवतल आभासी बनाएगा। मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, कहां बनाएगा, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए बताओ। अगर बच्चों एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना दे रहा है तो आप मुझे बताइए कि वस्तु कहां रखा गया होगा। सबको मालूम है कि वस्तु कहां रखा गया होगा गुरुदेव, अगर अवतल ऐसा कर पा रहा है, यदि अवतल ऐसा कर पा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वस्तु जो है, वस्तु सर P और F के बीच होगा, यानी वस्तु एक ही बार ये है ना, एक ही बार ये आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो लिखा गया है मुख्य फोकस वक्रता केंद्र, गलत है, वक्रता केंद्र गलत है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच एक भी सवाल गलती नहीं होना चाहिए। किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, कौन सा ऐसा दर्पण है जो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है? दूर से है ना, दूर से बोला है, बगल में नहीं रखना है, यानी ऐसा नहीं है कि वस्तु को ना दर्पण के बगल में रखो, दूर भी रखने पर सीधा देता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जो सीधा प्रतिबिंब देता है? सोचो, एक नंबर भी गलत हुआ तो आप टॉपर नहीं बन सकते, एक क्वेश्चन में गलत हुआ तो। मेरे बच्चे क्वेश्चन को समझो, दो बार पढ़ो क्वेश्चन को। किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव मतलब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा, समतल बनाएगा और उत्तल, समतल या तो समतल या तो उत्तल, कभी भी बनवा लो इनसे,
कभी भी आप इनसे प्रतिबिंब बना लो, आपको प्रतिबिंब सीधा मिलेगा। बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, ठीक है। डेली क्लास नहीं करते हैं तो फिर गलतियां होती हैं बच्चों। पूछा गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल की फोकस दूरी मैंने पढ़ाया है बच्चों कि अवतल जो होता है इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, तो इसका फोकस इधर होता है, तो ये माइनस होता है, इधर होता तो प्लस होता। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अवतल की फोकस दूरी कैसी होती है गुरुजी? ऋणात्मक होती है। सवाल अगला पूछा गया है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कौन सा ऐसा दर्पण है जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब दे सकता है? गुरुजी, समतल देता है बराबर, उत्तल देता है छोटा, और अवतल देता है बड़ा सामान्यतः। तो बच्चों कहते हैं कि यहां पर होगा हमेशा छोटा। क्या बोला है? यहाँ देखो, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा कौन देगा? तो कहते हैं सर उत्तल देगा। एक क्वेश्चन गलत, टॉपर लिस्ट से बाहर। प्रकाश के परावर्तन के कितने रूल हैं? 2024 का सवाल है। लगाओ ताली बच्चों, ताली बजाओ फटाफट से, दिल बनाकर भेजो। यहां से शुरू हो रहा है 2024 का क्वेश्चन। या लो बच्चों, इस वर्ष क्या पूछा गया था, यानी आपके बड़े भाई बहन ये हैं। अब देखना मैं कितना अच्छा शेर शेरना बनाता हूं। ये है मेरे बच्चे, ये हैं, ये हैं, ये हैं आपके भैया, और ये है आपकी दीदी, ठीक है ना? ये है आपकी दीदी मेरे बच्चे, और इनका एग्जाम हुआ था इस बार। यस सर, इनका ही एग्जाम हुआ था। अब बताओ इस बार 2024 में, तो पहले ये बताओ कि दोनों में किसका फोटो अच्छा बना है? ये मेरे शेर हैं, ये मेरे शेर हैं, और ये मेरी शेरनियां हैं जो पढ़ के जाती हैं तो फिर समझो परीक्षा हॉल में बच्चों कहर मचा देती हैं। यस, बोलो दोनों में अच्छा कौन बना है? गुरुजी अच्छा, मुझे तो अच्छा लग रहा है, कौन बताओ? ये मेरे शेर है, ये मेरी शेरनियां है। पेंटिंग मुझे बहुत अच्छा आता है, मुझसे अच्छा पेंटिंग कोई बना नहीं सकता है इस दुनिया में। चलो तो मेरे बच्चे, ठीक है, एक बार सब लोग जितने बच्चे लाइव हैं, 1800-1900 बच्चे लाइव जुड़े हैं, सबसे पहले क्लास को सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे जोर से। सब लोग लाइक करेंगे। पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस बच्चों, अपना फैमिली का जो जोश है, अपना फैमिली का जो जुनून है, वो दिखना चाहिए। एक बार सब लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए बहुत तेजी में। और मेरे बच्चे, क्या आज 2000 नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? तो बच्चों एक बार सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। जो दोस्त नहीं जुड़े हैं उनको भी दिखा दीजिए कि लो भाई, पहला चैप्टर पढ़ लिए हो। लगभग सभी बच्चे पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि जो पहला चैप्टर है उसका टेस्ट चल रहा है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर, और आकर के आपको सबको अपनी तैयारी आजमानी चाहिए कि अगर टेस्ट चल रहा है तो आखिर कैसा टेस्ट है, देखें जरा। तो 2024 का पहला सवाल, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। दूसरा सवाल कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है परावर्तन कौन होगा? 24 में पूछा गया है। बहुत हंसी आ रही होगी आपको, बहुत मन अंदर से दिल गार्डन गार्डन कर रहा होगा कि गुरुजी ने सिखाया था, गुरुजी ने सिखाया था कि अगर बच्चों हम यहाँ पर कोई किरण थीटा एंगल के साथ आ रही है, थीटा एंगल के साथ, तो वापस भी जाएगी थीटा एंगल के साथ। लेकिन गुरुजी ने यह सिखाया था कि अगर लंबवत आपतित हो रही है, अगर लंबवत आपतित हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है, तो वहां पर जो है परावर्तन जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। वहां पर 0 डिग्री होगा, यानी कि थोड़ा सा भी, मेरे बच्चे कह रहे हैं 90 डिग्री कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? परावर्तन कोण तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चों इसी पर आया और वापस यहीं से गया। अरे कैसे बनेगा 90? कौन बताया आपको 90 बनेगा? मेरे बच्चे, लंबवत होने पर 0 डिग्री बनता है, क्योंकि एंगल तो तब बनेगा जब कोई किरण यहां से आया, थोड़ा भी टेढ़ा होगा तब तो एंगल बनेगा ना। ये थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं हो रहा है, ये इसी पे वापस जा रहा है। जब वापस इसी पे हो रहा है तो कोई टेढ़ा हो ही नहीं रहा है। तो बच्चों अगर आपको दिमाग में ये चीज घुस गया है कि नहीं सर जी 90 डिग्री होगा, तो उसको निकाल के फेंकिए और कहिए 0 डिग्री सही उत्तर है। अगला सवाल पूछा गया 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? इसका बहुत छोटा नियम है बच्चों कि यदि कोई किरण समतल दर्पण पर अभिसारी है, ध्यान देना बच्चों, कहते हैं कि एक अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? अभिसारी मतलब क्या था बताओ? एक था अपसारी। अपसारी का मतलब होता है जो बच्चों अलग है ना, एक जगह से फैले, इसको बोलते हैं अपसारी, ठीक है ना। और अब हम लोग क्या पढ़े थे? एक होता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब ये होता है कि जब किरण एक ही जगह आकर मिले, तो मेरे बच्चे जब किरण एक ही जगह आकर के मिलेगा, इस तरह से आकर मिलेगा
और मेरे बच्चे ये समतल दर्पण पर पड़ेगा, ध्यान देना, ये समतल दर्पण पर पड़ेगा। तो मेरे बच्चे यहां पढ़ने के बाद, यहां पढ़ने के बाद ये बच्चों यहां से आके मिलेगा और यहां से फिर फैलता हुआ नजर आएगा। तो बच्चों जब उधर से आ रहा है, जब उधर से आ रहा है, जब उधर से आ रहा है, तो बच्चों अलग अलग जगह से आकर एक जगह मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है गुरुदेव, इसीलिए इसका नाम है अभिसारी, इसीलिए नाम है अभिसारी, क्योंकि अलग अलग जगह से आकर एक जगह मिल रहा है। और बच्चों जब एक जगह से अलग अलग जगह जाएगा तब नाम क्या होगा गुरुदेव, आप समझा दिए। जब एक जगह से अलग अलग फैलेगा, जब एक जगह से अलग अलग फैलेगा तो हम इसे बोलेंगे बच्चों अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी, है ना। जब अलग अलग जगह से आकर एक ही जगह मिल रहा है तो इसे बोलते हैं अभिसारी, और जब एक ही जगह से अलग अलग जगह जा रहा है तो इसे बोलते हैं अपसारी। तो बच्चों जीरो कॉन्फिडेंस ना, जीरो बच्चों थोड़ा सा भी आपके अंदर जो है नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे? अभिसारी है तो अपसारी कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। चलो 30 सवाल में बिल्कुल ईमानदारी से मेरे छोटे भाई बहन जवाब देना, ईमानदारी से। 30 सवाल में कितना सवाल सही हुआ? 1920 बच्चे जुड़े हैं क्लास में, बस जल्दी बताओ कितने बच्चों का सही हुआ ना, 30 में से कितना हुआ? 30 सवाल में प्यारे बच्चों आपका कितना सवाल सही हुआ है? 30 में से 30 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल हमेशा काल्पनिक होगा, हमेशा। 23 का सवाल है, हमेशा काल्पनिक होगा। अगला सवाल है किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। शायद हम लोग इस पर चर्चा किए थे, थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा हुई थी कि समतल जो होता है समतल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि समतल जो होता है, पहली बात है कि समतल जो है ये बच्चों ये बनाता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक बनाता है और हमेशा सीधा बनाता है। दूसरी बात हम लोग ये पढ़े थे कि समतल जो होता है इसका जो फोकस होता है ना, फोकस वो अनंत होता है। तीसरा हम पढ़े थे कि इसका जो आवर्धन होता है ना मेरे छोटे, वो +1 होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई इसमें सेम सेम होता है, इसीलिए +1 होता है। और प्लस इसलिए क्योंकि ये काल्पनिक बनाता है। तो मेरे बच्चे +1 याद रखना, गलती मत करना, मत करना मेरे छोटे। अवतल फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या बोले तो आर, आर का मान कितना होगा? मात्र 60 बच्चे कम है 2000 होने में। एक बार शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सब लोग क्लास को शेयर कर दो, 2000 प्लस बच्चे हो जाएंगे। सब लोग क्लास को फटाफट से शेयर कर दो, लगा दो बच्चों दम। पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं गुरुजी मेरे कि अवतल, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? यानी R इज इक्वल टू पूछा है, बराबर होता है 2f बच्चों, है ना। अब बोला फोकस 20 है तो अवतल का फोकस नेगेटिव होता है, मालूम है ना आपको? हाँ गुरुजी मालूम है। तो माइनस का 40 सेंटीमीटर होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि अवतल का फोकस नेगेटिव होता है। अरे माइनस नहीं दिया है, नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन नेगेटिव होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख नाक गला, है ना, के चिकित्सक उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा है? कहते हैं आंख का जांच, नाक का जांच और गले का जांच, ये सब की जांच करने के लिए डॉक्टर जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसका नाम अवतल है। क्योंकि वो डॉक्टर बच्चों ऐसे मुंह में डाल करके, ऐसे मुंह खोलो आ, दांत देखेगा इतना बड़ा, आंख खोलो ऐसे करके आ, तो उसमें बड़ा दिखता है। नेक्स्ट बच्चों पूछा गया है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होगा? यानी उत्तल दर्पण में आवर्धन का सबसे अधिक मान कितना हो सकता है? तो आप कहेंगे सर अगर कितना भी चाह लिया जाए तो ये सवाल जो है मेरे बच्चे थोड़ा सा, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम यानी सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? अच्छा, उत्तल दर्पण में वस्तु का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? अगर हम लोग देखें क्या बड़ा कभी बना सकता है? नहीं, बड़ा नहीं बना सकता है। उत्तल कभी बराबर भी नहीं बना सकता है। तो मेरे बच्चे देखो, सबसे पहली बात, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहली बात, दो यानी कि दुगना तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उत्तल के बारे में हम लोग ये पढ़े हैं कि उत्तल हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब है दो तो नहीं हो सकता मेरे बच्चे। उत्तल कभी वस्तु का एक भी नहीं बना सकता। एक का मतलब हुआ बराबर, ये ना। दो का मतलब हुआ दुगना, दो का मतलब क्या हुआ? दो का मतलब हुआ दुगना। दुगना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तल हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखो इस साल पूछा है, 2024 का सवाल है, अच्छे से 2024 का सवाल है, हड़बड़ मत करो, हड़बड़ में हो जाए गड़बड़। ये पॉसिबल ही नहीं है, एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बराबर भी नहीं बना सकता है। उत्तल कभी वस्तु का बराबर प्रतिबिंब भी नहीं बना सकता है, इसलिए आप इसको भी भुला जाओ। अनंत बच्चों हो नहीं सकता, अनंत कभी हो नहीं सकता। तो कहते हैं सर उत्तल जो है
अधिकतम मान जो है वो 1/2 बनाएगा। ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमारा नॉलेज इस बात को कह रहा है, हमारा दिमाग इतना बच्चों इस बात को स्वीकार रहा है कि गुरुजी 1/2 ही होना चाहिए, क्योंकि उत्तल दुगना बना नहीं सकता, बराबर बना नहीं सकता, अनंत तो बनाता नहीं है। अनंत कोई भी प्रतिबिंब है ना, कोई भी दर्पण किसी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब नहीं बनाता है। क्या आपने ये सुना है कभी? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, तो बोलो क्या ठीक रहा ना? हाँ सर, ये आधा बना सकता है। यानी बच्चों, यानी हम बात करते हैं यदि कोई वस्तु ये है ना, यदि कोई वस्तु 10 फीट का है, 10 फीट का है मेरे बच्चे, 10 फीट का है, तो बताओ इसका मैक्सिमम कितना बड़ा इमेज उत्तल दर्पण में बन सकता है? मैक्सिमम कितना बड़ा इमेज बन सकता है? तो मेरे प्यारे गुरुजी, इसमें मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम जो है ये हाफ बना सकता है। 10 का हाफ कितना होता है? 10 का हाफ होता है 5। 5 फीट का ये मैक्सिमम इमेज बना सकता है, इससे बड़ा इमेज उत्तल कभी नहीं बना सकता है। अगर अवतल होता तो अवतल इसका 10 का 10 फीट का इमेज बना देता। लेकिन अगर हम समतल, अगर अवतल की बात करते हैं तो अवतल इसका बड़ा इमेज भी बना सकता था। इमेज बच्चों ये 10 से भी बड़ा बना सकता था। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हजामत के लिए। हजामत के लिए किसका उपयोग होता है? ये सवाल दूसरी बार हो गया। हजामत मतलब कि जब टकला किया जाता है, आपको टकला, तो बच्चों अवतल का प्रयोग करते हैं टकला करने में। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है। आभासी है, बहुत हंसी आ रहा है। सीधा है, वाह वाह। वस्तु से बड़ा पाया जाता है, बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहां होगी? आपको पता है बच्चों कि आभासी अवतल दर्पण अगर बच्चों कभी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आपको डाउट होना चाहिए कि सर अवतल आभासी एक ही बार बनाता है, जब वस्तु कहाँ रखी जाए? जब वस्तु मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि जब वस्तु P और F के बीच हो। मैंने बोला ना, खूब पूछा जाता है। ये सारा सवाल बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, मैंने एक भी सवाल एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया है। तो बच्चों दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, P और F के बीच में, सवाल अगला है कि अवतल लेंस, लो भाई साहब ये तो गलत बात है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है बच्चों। लेंस नहीं पढ़े हम लोग, दर्पण पढ़े हैं। क्या करें बोलो, है ना? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बच्चों देखो उल्टी बात होती है। देखो ये तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, अब बोलोगे तो मैं समझा दूंगा। देखो बच्चों, देखो उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस ये हमेशा बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, वास्तविक बनाता है। लेंस में आगे हम, दर्पण नहीं, आईना की बात नहीं हो रही है, लेंस जो चश्मा में लगा होता है, जो चश्मा में लगा होता है उसकी बात हो रही है। तो मेरे बच्चे कि है ना, ये है उत्तर हमेशा वास्तविक बनाता है, और वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा, और मेरे बच्चे बड़ा बनाएगा। ये उत्तल लेंस के बारे में बात है। इसीलिए हम बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में, माइक्रोस्कोप में बच्चों उत्तल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें चीजें बड़ा दिखे, है ना? तो बच्चों कहते हैं यहां पर होगा क्या? अवतल क्या होता है? अवतल बच्चों काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है, छोटा बनाता है। इसलिए इनमें से सभी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाए हैं, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। ये है बच्चों प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का। अगला सवाल आपके सामने पूछा गया है। सवाल ध्यान दीजिएगा कि बच्चों यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है ना, आवर्धन मतलब m अगर बच्चों ऋणात्मक है, देखो इस साल का क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया था, ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? मेरे छोटे इस बार पूछा गया, गलती मत करना, चलो बनाओ। ये आपके दीदी और भैया ने जिसने भी एग्जाम दिया है इस बार, उनसे ये सवाल पूछा गया था, यदि m नेगेटिव हो तो क्या सही होगा? सोचो, 1 नंबर से दूसरा टॉपर और पहले टॉपर में 1 नंबर का अंतर। तो कहते हैं गुरुजी, कहते हैं सर m नेगेटिव है, तो सर ने हमें पढ़ाया है कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे कि वास्तविक और उल्टा होगा। मेरे बच्चे क्या लिखेंगे? वास्तविक सीधा नहीं, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? लो भाई साहब, ये कौन सा क्वेश्चन है रे? यदि अवतल दर्पण का निचला आधा टूट जाता है, सोचो मेरे बच्चे, ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, है ना? अवतल दर्पण ऐसे होता है। अब कहते हैं इसका निचला आधा टूट जाता है, यहां से बच्चों हम तोड़ देते हैं, यहां से ये टूट गया, अब ये टूट जाएगा मेरे बच्चे, टूट जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, जब ये टूटेगा तो जितना भाग गोलीय था,
जितना भाग गोलीय था वो टूटा या नहीं टूटा? गुरुजी गोलीय भाग टूट गया। जब गोलीय भाग टूट गया तो ये व्यवहार करेगा समतल की तरह। किसके तरह बताओ? ये कैसा व्यवहार करेगा? गुरुजी अगर नीचे वाला भाग टूट जाएगा तो ये समतल की तरह व्यवहार करेगा। तो कहते हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन ए सीधा बनेगा, प्रतिबिंब आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा। प्रतिबिंब तीव्र थोड़ी होता है, ये तो गलत है, ये ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चे यदि अवतल दर्पण का निचला भाग आधा टूट जाता है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाता है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आधा बनेगा। मेरे बच्चे निचला भाग टूट जाने से प्रतिबिंब आधा तो नहीं बनेगा, आधा तो नहीं बनेगा, मेरे ख्याल से सीधा बनेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये समतल की तरह व्यवहार करेगा निचला भाग टूट जाने से, तो बच्चों सीधा बनेगा। हो सकता है बच्चों मिस्टेक हो, लेकिन 90% हम श्योर हैं कि ये सही होगा, क्योंकि ऐसा बच्चों हमारे सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इसलिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे 90% मैं श्योर हूं कि ये आंसर सही होगा। 10% बच्चों हो सकता है मिस्टेक, तो भगवान से भी होता है। आप मुझे बताइए कि बच्चों अब 40 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने कितना सही किया है? 40 में से कितना सही हुआ आपका? मात्र 5 बच्चे कम है 2000 होने में। तो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग क्लास को शेयर करना, ताकि जो बच्चे कम हैं वो भी जुड़ सकें। चलो यस गुरुजी, 40 में से आपने कितना सही किया बताओ? सर 40/40 है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 4/40। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है बच्चों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल यदि वस्तु दूरी का मान है, अरे फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल यदि वस्तु दूरी का मान है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल यदि वस्तु दूरी का मान है, मतलब वस्तु दूरी का क्या मान होगा? यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न धनात्मक है। बच्चों आप ये बताओ कि अवतल में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अवतल में m धनात्मक कब हो सकता है? पहले मुझे ये बताओ, अवतल में m धनात्मक कब हो सकता है? मैं आपसे बस पूछना चाहता हूं कि अवतल में m धनात्मक कब हो सकता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको पता है कि अवतल में m धनात्मक एक ही स्थिति में हो सकता है, बस एक ही स्थिति में धनात्मक हो सकता है। सर हम नहीं समझे, नहीं समझ लीजिए आप, सवाल बहुत समझ गए हम। मेरे बच्चे अवतल में m धनात्मक होने का मतलब है आवर्धन धनात्मक का मतलब ये है, आवर्धन धनात्मक का मतलब ये है बच्चों, आवर्धन धनात्मक का मतलब ये है कि वस्तु बच्चों P और F के बीच रखा हो, P और F के बीच यहां रखा गया हो वस्तु, तभी m धनात्मक हो सकता है। अब कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी यानी यहां से इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है। बच्चों अब ये बताओ कि इसकी 10 सेंटीमीटर है, कहते हैं कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण यदि वस्तु दूरी का मान यहां से बताना है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक है, तो क्या होगा? तो बच्चों वस्तु जो है हमेशा यानी कि इससे आगे रहेगा, यानी कि 10 से कम दूरी पर होगा। वस्तु कहां रहेगा बोलो? 10 से कम दूरी पर। कितना हल्का सवाल था। पहला ऑप्शन 20 सेंटीमीटर से अधिक, नहीं सॉरी 10 से अधिक, गलत है। 10 से अधिक रहने पर m धनात्मक नहीं आ पाएगा। सुन लो ध्यान से। अगला 20 से अधिक में तो जिंदगी में m धनात्मक नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों एक ही बार धनात्मक होता है अवतल में। 10 से कम रहने पर ही धनात्मक होगा। तो बच्चों जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ते हो, जब कॉन्सेप्ट बिल्ड रहता है आपके अंदर, तो कितना मजा आता है, कितना मजा आता है सोचो। तो एक बार फिर से बताइए, मेरे बच्चे पूछा गया है कि फोकस 10 सेंटीमीटर का अवतल है, एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस 10 है। कहते हैं यदि वस्तु की दूरी का मान, वस्तु कहां रखा जाए, वस्तु की दूरी का मान क्या होगा कि बच्चों उत्पन्न आवर्धन धनात्मक हो। तो आवर्धन धनात्मक आपको पता है, आवर्धन धनात्मक तभी हो सकता है, m+ तभी हो सकता है जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बने। और आप सबको पता है कि अवतल में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है,
अवतल में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक ही बार बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, यानी फोकस से कम दूरी पर कहीं पर रहेगा, तभी ऐसा हो सकता है। यानी बच्चों 10 से कम दूरी पर, तो हमने कहा 10 से कम दूरी पर। समझ में आया? तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव इतने कठिन सवाल को हम लोग समझ गए। एक बार दिल बनाकर भेजिए, ठीक है ना। और बच्चों देखो ये सवाल कब पूछा गया है, मैंने तो देखा भी नहीं था 2024 में। मैंने खुद नहीं देखा है बच्चों कि इसमें कौन कौन से सवाल हैं। मुझे लगा कि हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मतलब अगर मुझसे नहीं बनेगा तो बच्चों से कैसे बनेगा, तो हमने सवाल को देखा नहीं, डायरेक्ट हम लेकर आ गए आपके सामने। चलो, तो कठिन सवाल को बनाना है, आसान तो कोई बना लेता है। अगला सवाल है बच्चों, सवाल पूछा गया कि फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। अगर बच्चों हम फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो आवर्धन का मान क्या होगा? ये भी आपके नॉलेज का सवाल है, यही बार पूछा है, खतरनाक क्वेश्चन है। अच्छा बच्चा छोड़ दिया होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप बताएंगे कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फोकस से ध्रुव की ओर, तो यहाँ पर है हमारा ध्रुव, यानी ये है P, और यहाँ है हमारा F। यानी बच्चों हम यहाँ से फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा। यदि हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें, तो बच्चों जितना हम आगे बढ़ेंगे हमारा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब बड़ा बनने का मतलब है, प्रतिबिंब बड़ा बनने का मतलब क्या है? प्रतिबिंब बड़ा होने का मतलब यही है कि जैसे हम इससे आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, जैसे हम छोटे जाएं और हम पीछे आएंगे तो छोटा 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 होगा। तो जो प्रतिबिंब बड़ा होने का मतलब है आवर्धन का बढ़ना, आवर्धन का बड़ा होना। तो बच्चों आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब हमारा बढ़ेगा, प्रतिबिंब बड़ा होने का मतलब है आवर्धन का बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर अगला पूछा है, बहुत प्यारा सा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन। देखो 2023 का पूछा यह सवाल है ना। आसान सवाल नहीं है बच्चों, एकदम मस्त है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण बनाइए, ये अवतल दर्पण है और ये इसका प्रधान अक्ष है। इस पर चलती चींटी का, इस पर बच्चों क्या चल रही है? चींटी चल रही है। चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, वाह 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 वाह, और तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा बताओ, चींटी किस दिशा में जा रही है? चींटी किस दिशा में जा रही है कि इसका जो फोटो है, 2000 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चींटी किस दिशा में जा रही है? जो बच्चों चींटी का प्रतिबिंब बढ़ रहा है, यानी चींटी का साइज बढ़ रहा है, चींटी का साइज बढ़ रहा है, बताओ। तो गुरुजी सबको पता है, यहां पर F है, यहां पर P है। चींटी देखो, जब चींटी इस दिशा में बढ़ेगी, चींटी जब इस दिशा में बढ़ेगी, इस दिशा में बढ़ेगी, तभी इसका फोटो बढ़ता जाएगा। चींटी को इस दिशा में बढ़ना पड़ेगा, चींटी को इस दिशा में बढ़ना पड़ेगा, यानी कि चींटी को किस दिशा में बढ़ना पड़ेगा? आइए पढ़ के देखते हैं। पहला, फोकस से वक्रता केंद्र की दिशा में, तो ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र, ये गलत बात है इसको, तो ये तो उल्टा हो गया। फोकस से वक्रता, इधर चींटी क्यों आएगी? चींटी इधर आने पर तो और छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, तो पहला ऑप्शन गलत है। फोकस से ध्रुव की दिशा में, फोकस से ध्रुव, ये बिल्कुल सही है। फोकस से ध्रुव की दिशा में बढ़ेगी, फोकस से ध्रुव की दिशा में, तो सही में इसका साइज बढ़ेगा। दूसरा पढ़ के देख लेते हैं। ध्रुव से फोकस की दिशा में, गलत है, 100% गलत है। ध्रुव से अगर फोकस आएगा, इधर आएगा, तो इधर छोटा हो जाएगा, तो ये भी गलत है। और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसलिए बना पाए, नहीं तो दम है किसी का बना ले। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े बन ही नहीं सकता है। जिसके अंदर कॉन्सेप्ट है वही बना पाएगा, रटने से कभी सब सवाल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं चैप्टर को पूरे मन से पढ़िए। तो आपको पता है बच्चों कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ेगा तब जब आप दर्पण की दिशा में जाएंगे, तभी बढ़ेगा। तो मेरे बच्चे बताओ ये कब पूछा गया है क्वेश्चन? बताओ कब पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, कब पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों सवाल 2024 में पूछा गया है, यानी इसी साल का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है। अब सोचिए कि जो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के गया होगा, जो रट के गया होगा, वो जिंदगी में नहीं बना पाएगा। जो रट के गया होगा वो बच्चा कभी नहीं बना पाएगा। 2024 का सवाल है बच्चों, ठीक है। इसीलिए बच्चों मैं क्या कहता हूं, बोलो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है रटना या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है? तो मेरे बच्चे कोई भी चैप्टर पढ़िए, थोड़ा टाइम लगे अच्छी बात है,
ना, क्योंकि डबल क्वेश्चन होता है। अगर आप बच्चों, हमारा एग्जाम अगर 80 नंबर का साइंस है तो हमारे पास क्वेश्चन होता है 160 नंबर का। तो जरूरी नहीं है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ें, आधा सिलेबस पढ़ के भी आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन आधा सिलेबस ही पढ़िए, लेकिन पूरा 100% कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। चलिए, तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे छोटे। आ जाओ, अगला सवाल पूछा गया है। अगला सवाल पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि बच्चों किसी 2023 का है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है ना। तो बताओ दर्पण कौन सा है, कौन सा दर्पण है जिसमें बच्चों फोकस दूरी जो है इसका नेगेटिव लिया जाता है। तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी नेगेटिव हम अवतल में लेते हैं। ये तो बहुत हल्का था, अवतल में लेते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने बहुत खतरनाक है कि अवतल दर्पण में आवर्धित व काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जा सकता है। कहां रख सकते हैं, ऐसा सवाल होना चाहिए, कहां रख सकते हैं। ये तो हल्का सवाल पूछ लिया गया, कहां रख सकते हैं बच्चों बताइए। अगर आपको अवतल में काल्पनिक प्रतिबिंब चाहिए, अवतल में अगर आपको काल्पनिक प्रतिबिंब चाहिए तो आप कहां रखेंगे। सबको पता है कि अवतल में काल्पनिक एक ही बार मिल सकता है, यहां ध्रुव है और यहां फोकस है। हम इतना बार पढ़ा देंगे आपको एक एक क्वेश्चन। यहां देखो कहां रखेंगे, तो कहां रखेंगे, तो फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 cm है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। 2023 का सवाल है, प्लस में 20 है तो आप देख करके ही बता देंगे कि प्लस का मतलब ये हुआ, प्लस का मतलब हुआ कि उत्तल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन सा है। 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्पण सूत्र कौन सा है। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि सर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। लास्ट सवाल पूछा गया है, लास्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। भाई साहब, आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं, मिल सकता है, ऐसा नहीं बोला कि मिलता है, अगर कोशिश करें तो मिल सकता है। तो भाई साहब देखो, सबसे पहले समतल दर्पण है ना, क्या बोला है, आभासी, ये तो हमेशा देता है, यस यस, समतल तो देगा। आप बात करते हैं अवतल, अवतल भी आपको दे सकता है। कब दे सकता है, जब आप ध्रुव और फोकस के बीच खड़े हों। जब आप यहां खड़े होंगे तो ये भी दे सकता है। तो यहां पर बच्चों यस यस दे सकता है। यहां बोला है किससे प्राप्त कर सकते हैं, जब प्राप्त करने की बात है तो कर लेंगे प्राप्त। और तीसरा उत्तल, उत्तल तो बच्चों हमेशा हमें आभासी ही देता है, यस। तो बच्चों जब सकता वाली बात आ जाए, सकता वाली, पूछा गया ना कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आभासी तो समतल भी दे सकता है, उत्तल भी, अवतल भी, और इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो अब आप मुझे बताइए कि आप 48 क्वेश्चन का इस टेस्ट में आप लोगों को कैसा फील हुआ, आप लोगों को कैसा लगा, अपना स्कोर बताएंगे। ये होता है कि आप पहले चैप्टर को पढ़िए, फिर उसका टेस्ट दीजिए, तो आपको एक अलग अच्छा फील हो रहा होगा कि सर हाँ हमने दिया। बिल्कुल ईमानदारी से बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा बच्चों। ठीक है, अपने अपने स्कोर के लिए सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और प्लीज मेरे बच्चे सब लोग क्लास को लाइक भी कर लेना, ताकि अपना परिवार जो है एकदम मजबूत स्थिति में दिखे। सब लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, सब लोग फटाफट से लाइक कीजिएगा। अक्सर हम इस चीज को देखते हैं कि बच्चे ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें परेशानी हो जाती है सब्जेक्टिव में। बच्चों क्या लग रहा है, 2025 में क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। 2025 में बनेगा या नहीं, बनेगा या नहीं। तो सवाल है आपसे कि 2025 में क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे गुरुजी अगर 2011 से 2024 का बना दिए, 2011 से 2024 का बना दिए, तो आप भरोसा रखिए सर कि 2025 भी बना देंगे, 25 में भी बना देंगे। 11 से अगर 24 तक बना दिए तो 25 बना देंगे। तो बच्चे अच्छे स्टूडेंट वही होते हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देते हैं। तो अब आपको सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना लें। सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना करके आप क्या हो सकते हैं,
ना तो आप बच्चों 450 प्लस ला सकते हैं, ना तो कोचिंग टॉपर बन सकते हैं, ना तो स्कूल टॉपर बन सकते हैं, ना तो आप जिला टॉपर बन सकते हैं, कुछ नहीं बन सकते हैं। इसलिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर नहीं रहिए निर्भर, आपको सब्जेक्टिव भी बनाना चाहिए। आइए देखते हैं सब्जेक्टिव का पहला। तो बच्चों चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं हम लोग। में सबसे पहले शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया जाता है, इसका मतलब भी ऑब्जेक्टिव ही है। ये सवाल पहले आता था 2018 से पहले, 2018 से पहले ये सवाल आता था मेरे बच्चे। तो चलिए हम इसको भी बनाते हैं ताकि छोड़ना कोई सवाल नहीं है। आइए पहला सवाल पूछा गया है कि मोटर मोटर गाड़ी है ना, मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर गाड़ी जो चलाते हैं मोटरसाइकिल, उसके चालक के सामने, उसके चालक के सामने वो दर्पण होता है जिससे वो पीछे झांकता है, जिससे वो पीछे झांकता है। नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। गुरुजी वह दर्पण मोटर गाड़ी यानी मोटरसाइकिल के चालक के सामने उत्तल लगा होता है। अगला सवाल, अवतल दर्पण के दो उपयोग बताइए। अवतल दर्पण के दो उपयोग कौन कौन से हैं। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन 2 नंबरिया पूछा गया, ध्यान दो, यहाँ 2022 में पूछा है। अवतल दर्पण के दो उपयोग कौन है। नंबर 1 सबसे पहले दाढ़ी बनाने में, आप भी लिख सकते हैं दो ठो, दाढ़ी बनाने में। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग हम लोग सौर भट्टी में भी करते हैं। सौर भट्टी में, या टॉर्च भी लिख सकते हैं, सौर कुकर लिख सकते हैं, सौर कुकर में बच्चों। ठीक है ना, चलो हो गया। यस सर, दो उपयोग पूछा गया था, आपको जो मन करता आप लिख देते। तीसरा सवाल पूछा गया है, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बताओ बच्चों कि कौन सा ऐसा गोलीय दर्पण है जो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। प्लीज आंसर भेजेंगे। गुरुजी ध्यान दीजिएगा, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब पूछा गया है तो सबसे पहले समतल, ये केवल काल्पनिक बनाता है। समतल और या बच्चों उत्तल, उत्तल भी केवल काल्पनिक बनाता है, केवल काल्पनिक बनाता है। सवाल नंबर चौथा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखें, रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहां रखेंगे कि हमारा प्रतिबिंब जो है बिल्कुल समान साइज का बनेगा। तो बच्चों आपको पता है कि अवतल दर्पण के सामने कहां रखने से समान साइज बनता है। तो सबको पता है वक्रता केंद्र पर। कहां पर, वक्रता केंद्र पर, यानी ब्रैकेट में सी पर बच्चों, सी पर रखने से बनता है। सवाल नंबर 5वां पूछा गया है। 5वां सवाल ध्यान से पढ़िएगा, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। दोनों के बीच में रिलेशन बताइए। फोकसांतर बोले तो एफ और वक्रता त्रिज्या बोले तो आर, दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो बच्चों आपको पता है गोलीय दर्पण के फोकसांतर बोले तो एफ और वक्रता त्रिज्या यानी आर। तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो एफ बराबर आर बटा 2, एफ बराबर आर बटा 2। सवाल नंबर 6 पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है। अगर इसकी वक्रता त्रिज्या यहां नहीं बोला है कि बच्चों हमारा गोलीय दर्पण क्या है, ऐसा नहीं है ना, यहां पर ऐसा नहीं बोला गया है कि हमारा गोलीय दर्पण कौन सा है। जब नहीं बोला है तो आपको प्लस माइनस नहीं देना चाहिए, सीधा लिखिए बच्चों कि एफ निकालना है। तो कहेंगे बच्चों कि आर बराबर अगर दिया है 20 सेंटीमीटर, लिखेंगे दिया है आर बराबर 20 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर लिखेंगे आर बटा 2, तो 20 बटा लिखेंगे 2, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। 7वां सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है ना, कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये सवाल देखिए ध्यान से। 2013, 2016, 2017, 2022 पूछा गया है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्यारे बच्चों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है, मैं पढ़ लेता हूं। लिखा है, प्रणाम सर, हम 10th में आपसे पढ़ के 408 नंबर लाकर अपने कोचिंग में टॉपर बने हैं। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत अविनाश जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया 8वां नंबर, खत्म हो गया। तो अति लघु में आपने 7 में से कितना स्कोर किया, बताइए मुझे कि गुरुदेव अति लघु में 7 में हमारा स्कोर कितना रहा। अति लघु जल्दी बताओ, 7 में कितना स्कोर रहा। अब बच्चों लघु की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए
3 नंबर गलत है गुरुजी, प्लीज चेक कर लीजिए। 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल हम चेक करते हैं। पूछा गया है किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो केवल काल्पनिक किस गोलीय दर्पण में, अच्छा गोलीय बोला है, सॉरी बच्चों माफ कीजिएगा। देखो यहां पर बोला है किस गोलीय दर्पण में, तो समतल गोलीय थोड़ी है, तो सिर्फ उत्तल होगा। मेरे बच्चों माफ करना, सिर्फ इसका आंसर उत्तल होगा, क्योंकि समतल गोलीय नहीं है, समतल गोलीय नहीं है। आ जाओ अब हम बात करते हैं लघु की, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग आंसर करेंगे। पहला सवाल पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा कर पाएंगे, हाथ उठाइए। हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। ये 2 नियम हम आपको बताए होंगे बच्चों, 2 नियम बताए होंगे, और इसका पूछा गया है कि इसका किरण आरेख भी खींचना है। इसका बच्चों किरण आरेख खींचना है, तो हम लोग बहुत आसानी से, ये हमारा समतल दर्पण है बच्चों, मान लो ये M है और ये M डैश है, ये हमारी आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है, ये इस पर आपतन बिंदु है, ठीक है। सॉरी आपतन बिंदु यहाँ है, आपतन बिंदु डाला गया अभिलंब है, और यहाँ बच्चों बन रहा है कोण I, और यहाँ बन रहा है कोण R। यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण, यहाँ लिखेंगे परावर्तित किरण, यहाँ लिखेंगे अभिलंब, यहाँ लिखेंगे बच्चों O, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, और यहाँ लिखेंगे N। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है अपने सभी बच्चों पर कि आप लोग इसका आंसर बहुत 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 अच्छे से लिख देंगे। सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2016 का सवाल है, 2 नंबर आपको मिलेगा। प्रकाश पुंज हमने बोला था बच्चों, प्रकाश पुंज या इसी को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या हमने आपको पढ़ाया है? यस गुरुजी, गर्दा उड़ा देंगे। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस सवाल को बना पाएंगे? एक बार हाथ उठाइए जल्दी से। बना देंगे? यस गुरुजी। पहला होता है, पहला एक जगह से फैल रहा है, तो ये अपसारी है, ये फैल रहा है ना, तो अपसारी है। समांतर चल रहा है, तो ये समांतर है, और बच्चों एक ही जगह आके मिल रहा है, तो वो अभिसारी है। समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 3 तरह के किरण पुंज होते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यह आपको मालूम है। सवाल नंबर तीसरा आपके सामने पूछा गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है? क्या बना देंगे आप? पूछा गया सवाल है गोलीय दर्पण क्या है। आपको पता है बच्चों, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है। तो बच्चों जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या है? तो बच्चों परिभाषा लिखेंगे, तो परिभाषा लिखेंगे परावर्तक सतह गोलीय हो, है ना। परावर्तक सतह मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, परावर्तक सतह। मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? यस सर। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय कहते हैं। और बच्चों अब एक न्यूमेरिकल सवाल इसमें ऐड कर दिया गया है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है ना, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, यानी R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस कितनी होगी? तो F इज इक्वल टू होता है 20/2, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक बार दिल बनाकर सब लोग भेजेंगे कि गुरुदेव इस सवाल को हम गर्दा उड़ा देंगे, सवाल को बना देंगे। अगला सवाल प्यारे बच्चों देखते हैं जो पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। सवाल पूछा गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सवाल है कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के, बिंब मतलब वस्तु के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचिए जो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखें। और बच्चों इसके साथ साथ सब कुछ लिखना है। तो चलिए एक उत्तल दर्पण लेते हैं, एक वस्तु को लेते हैं, उसका फोटो बनाते हैं। तो बच्चों जैसा कि कल हमने आपको सिखाया था, ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। अब कहते हैं
उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, ये हमारा प्रधान अक्ष है बच्चों, प्रधान अक्ष पर रखा एक बिंब यानी एक वस्तु। तो मेरे बच्चे यहाँ पर हम लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे बच्चों F, यहाँ लिखेंगे बच्चों C, है ना, और ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर एक वस्तु खड़ा करना है, तो चलिए हम एक वस्तु को यहाँ पर रखते हैं। वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, पर हमें लेनी है 2 किरणें। एक किरण जो यहाँ से टकरा कर निकलेगी, लेकिन हमें कल्पना करना है, हमें कल्पना करना है ये किरण कहाँ से आ रही है, हमें कल्पना करना है ये फोकस से आ रही है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों हमें लेना है C की दिशा में, तो ये वापस भी हो जाएगी, ये वापस भी हो जाएगी इसी दिशा में, पर हमें ये कल्पना करना है कि ये किरण कहाँ से आ रही है, ये C से आ रही है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा बन गया। क्या आपको लगता है कि आप बना पाएंगे? यस गुरुजी, बोला था मुख्य अक्ष, बोला था क्या प्रधान अक्ष, यही होता है प्रधान अक्ष, इसी को प्रधान या मुख्य अक्ष कहा जाता है। गुरुजी यहाँ एक वस्तु है A और B, है ना, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है, यहाँ पर बच्चों N होता है, कल ही मैंने पढ़ाया था, यहाँ N होता है, और इसका एक सीधा प्रतिबिंब बन रहा है जो है A डैश और B डैश। बोला है कि आप पहले एक फोटो बनाइए, एक बच्चों आरेख खींचिए, फिर कहा गया है आरेख खींचिए और प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। बताओ बच्चों प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। तो मेरे सभी बच्चे लिखेंगे कि प्रतिबिंब 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 की प्रकृति, है ना, प्रकृति जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, कैसा बना है, तो कहेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, है ना, काल्पनिक, प्रतिबिंब कैसा बना है, काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा, सीधा, व वस्तु से, बोलो जल्दी से, वस्तु से छोटा या बड़ा? गुरुजी वस्तु से छोटा। तो ये हमने प्रकृति भी लिख दी। और स्थान पूछा गया है, स्थान बताओ, स्थान भी बता दो मेरे छोटे, स्थान कहाँ बना है, दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे? तो सभी बच्चे कहेंगे स्थान है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम ऐसे सवाल को बनाएंगे, अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो। सवाल पूछा गया था उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचिए और प्रतिबिंब की प्रकृति आकार बनाइए। अब जिस बच्चे को लग रहा है कि ऐसे सवाल को आप मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, आप दिशा में पढ़े हैं, तो एक बार यस लिख कर भेजिए, दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम इसका पूरा सही सही उत्तर दे देंगे। आ जाओ चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5वां आपके सामने है। सवाल में लिखा गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी क्यों हम इसका यूज करते हैं? क्या मेरे बच्चे आपके पास जवाब है? आप कहेंगे सर इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी छोटे से आईने में हम बहुत कुछ देख लेते हैं। तो बच्चों क्या बना देंगे, आपके हवाले छोड़ दें, यस लिखकर भेजो। यस गुरुजी बताओ कि आप जो वो छोटा छोटा, ये मोटरसाइकिल होता है ना, मोटरसाइकिल में जो दोनों तरफ आईना होता है उसमें आप छोटा छोटा आईने में उत्तल का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या जवाब है आपके पास? तो आप कहेंगे सर जी इसलिए करते हैं क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र, सिंपल सा आंसर है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। बच्चों जब हम बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखें तो बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज भरना होता है या सटीक आंसर लिखना होता है, ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है, बहुत सारे टीचर गलत बता देते हैं उनको, पेज भरना है, पेज भरना इंपॉर्टेंट है, या मेरे बच्चे सटीक आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है, सटीक आंसर। तो बच्चों याद रखना हमेशा, कभी भी अगर कोई टीचर आपको ये बोले या आपके कोई भैया या आपके दोस्त कोई आपको बताए कि सर सिर्फ पेज भर देने से काम हो जाता है, तो कभी भी ऐसी गलती मत करना बच्चों, ठीक है ना। आंसर सटीक लिखना जरूरी होता है, पेज भरना नहीं। तो बच्चों सवाल पूछा है क्यों उपयोग करते हैं, इसलिए हम लोग उत्तल का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा आंसर है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो है बड़ा होता है और ये वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दो चीज है, पहला रीजन ये था पहला, और दूसरा है बच्चों ये वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो दो ही बात में मेरा सारी चीजें आ गई। सवाल नंबर 6 आपसे पूछा गया है, 2018 के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाइए। वही कार्तीय
चिन्ह परिपाटी आपको बनाना है जो मैंने आपको सिखाया था। मैंने आपको सिखाया होगा कि ऐसे हम लेते हैं और फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि ये बच्चों हमारा ध्रुव है, ये ध्रुव है और ये ध्रुव से कौन सी दिशा है, तो ध्रुव से ये बाई दिशा है ना, सॉरी हाँ बाई दिशा है। यहाँ लिखते हैं बाई और यहाँ लिख देते हैं इसकी दूरी होगी नेगेटिव, नेगेटिव और यहाँ लिखते हैं ध्रुव की तरफ से, यहाँ लिखते हैं बच्चों दिशा है दाई और होगा पॉजिटिव। यहाँ हम लिख देते हैं कि दिशा है ऊपर, ऊपर तो यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव और यहाँ लिख देते हैं ये है नीचे, ये है नीचे तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको चिन्ह परिपाटी बनाना है। तो क्या आप बना सकते हैं? तो मुझे बच्चों यस लिखकर भेजें कि गुरुदेव अगर ये सवाल जैसे 2018 में आया था तो बच्चों ने बनाया होगा, अगर ये सवाल 2025 में आ जाता है तो और मजा आ जाएगा सर जहां हमें है ना, जहां हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक गोले दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी होगा वो ऐसा होगा। सवाल नंबर 7वें में जब हम आते हैं तो मुझे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि सवाल पूछा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप लिख सकते हैं, ढेर सारा अंतर आपको मालूम है। क्या होता है, अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है, उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभड़ा होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है यानी ऋणात्मक होती है, अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल समांतर किरणों को अभिसारित करता है, उत्तल अपसारित करता है। और फिर दोनों के एक दो यूज भी आप बता सकते हैं, लिख दोगे तो बच्चों सब लोग एक बार जल्दी से अच्छी ऐसी इमोजी बनाकर भेजो, दिल बनाकर भेजो, सितारे बनाकर भेजो, चंद्रमा बनाकर भेजो कि गुरुजी हो जाएगा सवाल अगला पूछा गया है कि गोलीय दर्पण में, सवाल पूछा गया है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। ये सवाल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सीधा संबंध है बच्चों कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही आपको लिखना है। क्या लिख देंगे? तो यस लिखकर भेजें। ये हम आपके हवाले छोड़ देते हैं, होमवर्क में छोड़ देते हैं। सर हम लोग लिख देंगे कि आधी होती है और हम दिखा भी देंगे कि F इज इक्वल टू R/2। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? परिभाषा दिया है और बोला गया है इसका वर्णन कर दीजिए। थोड़ा सा वर्णन करने का मतलब वही है कि लास्ट में बताना है। तो बच्चों हम आवर्धन का बराबर पढ़ा दिए हैं कि बच्चों आवर्धन क्या होता है। देखो आवर्धन मेनली यही दर्शाता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना है या छोटा बना है या बराबर बना है, इस बात को आवर्धन दर्शाता है। या दूसरी परिभाषा आप ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, बराबर लिखेंगे h1/h बराबर लिखेंगे -v/u। क्या आप लिख सकते हैं? तो एक बार यस लिखकर भेजें। यस गुरुजी हो जाएगा कि m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h1/h और बच्चों -v/u। तो टेस्ट में पहली बात है हमें तो नहीं लिखना चाहिए, फिर भी हम आपकी थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट आपका है तो टेस्ट आपको देना चाहिए। जहां मुझे लगेगा कि हम ये चीज नहीं पढ़ाए हैं तो वहां हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन बच्चों ऐसे हम आपकी मदद नहीं करेंगे। चलिए अगर आप पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा। अगला सवाल पूछा गया है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। बच्चों कहते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों कहते हैं गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करें, मैं थोड़ा सा यहाँ मदद करूंगा। कहते हैं बच्चों गोलीय दर्पण हम लेते हैं, कोई भी गोलीय दर्पण ले लीजिए, गोलीय दर्पण लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसके मुख्य अक्ष के समांतर कहेंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ तो एग्जैक्ट मिल रही है और यहाँ बच्चों मिलती नहीं है। देखो इसमें तो मिल रही है पर यहाँ मिलती नहीं है। जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा भी बोल देना, जिस बिंदु से मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही गोलीय दर्पण का
मुख्य फोकस कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ तो वास्तव में मिलती है, लेकिन यहाँ वास्तव में नहीं मिलती है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को लिख देंगे, मुझे बताओ। कि सर क्वेश्चन पूछा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें, तो हम लिखेंगे बच्चों, परिभाषित मतलब परिभाषा लिखने बोला है, तो लिख देते हैं। चलो हम लिख ही देते हैं बच्चों, आप लोगों को परेशान, आप लोग अच्छा होगा। जब गोलीय दर्पण के जब दर्पण के गोलीय दर्पण के मुख्य या प्रधान, मुख्य या इसी को बोलते हैं प्रधान, जब गोलीय दर्पण के मुख्य या प्रधान अक्ष के समांतर अक्ष के समांतर समांतर कोई रेखा कोई रेखा आपतित होकर, है ना, आपतित होती है, आपतित होती है, कॉमा तो परावर्तन के बाद, कॉमा तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जल्दी बोलो क्या होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई, अरे जल्दी बोलो भैया, प्रतीत होती होती है, कॉमा कॉमा उसे ही दर्पण का, उसे ही गोलीय दर्पण का, कमेंट बॉक्स में लिखो, उसे ही गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो कितने ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिसको लग रहा है कि संजय सर ने हमारे लिए मेहनत किया है, तो हम भी इसको जायज नहीं जाने, मतलब हम भी इसको फालतू नहीं जाने देंगे, हम भी इसके लिए मेहनत करेंगे। अगर सर ने बोर्ड में इतने अच्छे से लिखा है तो हम भी इसको प्रैक्टिस करेंगे, और प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए हम भी तैयारी कर लेंगे इस सवाल को। हमने बोला बच्चों कि जब गोलीय दर्पण के मुख्य या प्रधान अक्ष के समांतर कोई रेखा आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद, देखो अगर अवतल होगा तो बिंदु पर मिलेगा, और उत्तल होगा तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यस यस, बहुत बढ़िया। तो मुझे अच्छा लगता है बच्चों कि जब टीचर स्टूडेंट दोनों मेहनत करें तो एक अलग ही जोश होता है। अगला सवाल पूछा गया है बहुत प्यारा सा, कि गोलीय दर्पणों के कितने प्रकार होते हैं। ये तो हल्का सवाल है, तो मुझे लगता है कि आप बता देंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। हो जाएगा, यस और नो, हो जाएगा बच्चों, यस। तो ये हम आपके हवाले छोड़ देते हैं। 12वां नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल है बहुत प्यारा सा, ठीक है ना। यहाँ से फिर लेंस आ गया ना, पार्श्विक विस्थापन लेंस आ गया। चलो एक ही सवाल है बच्चों, एक ही सवाल है अब, इसके बाद लेंस आ गया है ना। लास्ट सवाल है, लेंस आ गया, लास्ट सवाल है बच्चों, लास्ट सवाल है जो लघु उत्तरीय में पूछा गया है कि उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग बताएं। बच्चों उत्तल के तो 3 उपयोग थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, कौन कौन सा उपयोग लिखोगे उत्तल में? उत्तल के 3 उपयोग क्या लिखोगे? उत्तल दर्पण का उपयोग बच्चों लिखेंगे साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। नंबर दूसरा लिखेंगे स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में। और बच्चों तीसरा हम लिख सकते हैं कहीं पर भी, साइड मिरर तो हमने लिख ही दिया, साइड मिरर के रूप में, स्ट्रीट लाइट में, और छोटा प्रतिबिंब के लिए ना, छोटा वस्तु का लिख देते हैं कहीं पर भी अगर ऐसा जरूरत पड़े, वस्तु का आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब के लिए, वस्तु का आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब, जहां पर भी चाहिए होगा वहां इसका उपयोग कर लीजिए। तो बच्चों ये 3 उपयोग हमने बता दिया उत्तल का। क्या आप अवतल का बता सकते हैं? सर अवतल का तो मुझे बहुत याद है। अवतल का तो आप लोगों को बहुत सारा याद है कि सर हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में, और डॉक्टर के द्वारा उपयोग होता है, और गाड़ी के हेडलाइट में होता है, टॉर्च में होता है, सौर भट्टी में होता है। चलो हो गया। तो बच्चों लघु उत्तरीय आपका यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोग बताइए बच्चों कैसा रहा टेस्ट आपका, लघु का टेस्ट कैसा रहा?
मुझे बताओ लघु उत्तरीय प्रश्नों का टेस्ट कैसा रहा। मुझे एक बार बताओ मेरे बच्चे कि सर बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा, बहुत मस्ती लगा सर पढ़ने में। चलो ठीक है। और आप लोग बच्चों क्लास को लाइक भी करना है, ऐसा नहीं खाली पढ़ रहे हो लाइक नहीं कर रहे हो। क्लास को लाइक भी मेरे छोटे भाई बहन जल्दी से लाइक कर देना सब लोग। यस गुरुजी हमने लाइक भी कर दिया है। कैसा रहा बताओ, लघु उत्तरों की जो दुनिया है वो कैसी रही। सर बहुत अच्छा रहा। अब आगे देखोगे तो आगे सवाल है, लेकिन ये सवाल लेंस के हैं बच्चों। तो अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग लेंस वाला, तब हम लोग ये सब सवाल को करेंगे। ठीक है चलो अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय सवाल में। कहाँ चलेंगे सर, दीर्घ उत्तरीय सवाल में। चलिए अब बताइए कौन कौन सा सवाल पूछा गया है। चलो बच्चों चलो चलो फटाफट से। अब स्टार्ट हो रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि दीर्घ में से इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल बनते हैं। बच्चों पहला सवाल पूछा गया है दीर्घ में से। दीर्घ में पहला सवाल जो पूछा गया है, लिखा गया है निम्न के कारण बताइए। निम्नलिखित के कारण बताइए। सबसे पहला फर्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। पहला फर्स्ट का रीजन बताओ। तो आप कहेंगे सर अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हजामती दर्पण को हम बाल के निकट लाते हैं या बच्चों सिर के निकट लाते हैं तो इसका इसका बच्चों पता है ना कि जब निकट लाने पर ये ध्रुव और फोकस के बीच होता है, तो ये वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये वस्तु का सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें एक ही रीजन है बच्चों कि यह वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। जब पूरा करीब रखते हैं तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए बच्चों हम इसका उपयोग करते हैं, बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, अभी हम इस क्वेश्चन को तो देख करके ही आए थे, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों होता है, ये तो हम देख करके आए थे बच्चों। यहां रीजन ये था कि ये वस्तु का, ये बच्चों इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी इतनी सा आईना है और छोटे से आईने में बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। तो इसका रीजन हम ये देंगे, इसलिए करते हैं क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इसका रीजन हम ये दे देंगे कि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। मेरे बच्चे अब इसका रीजन क्या दोगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों होता है। तो यहां हम ये उपयोग देंगे कि बच्चों कि जब इस पर किरण, ध्यान दो मैं आपको समझाया था एक बार ना, ये मान लो हमारा सोलर कुकर है। यस गुरुजी। अब यहां पर हम लोग दर्पण यूज करते हैं, सॉरी यहां पर हम लोग दर्पण यूज करते हैं इस जगह से, यहां पर हम लोग पूरा इस दर्पण का यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है। अब मेरे बच्चे ये इसका काम ये होता है कि जो समांतर किरणें सूर्य से आती हैं, इसको क्या करता है ना, ये क्या करता है कि बच्चों किरणों को ये अभिसारित करता है। क्या करता है, अभिसारित कर देता है ना। यानी दर्पण जो लगा होता है, एक होता है ऐसे फैलाना, मतलब अपसारित, ये हो रहा है अपसारित नहीं, ये अभिसारित करता है। ये बच्चों किरणों को एक जगह पर सिमटा देता है ला करके, तो ये बच्चों एक जगह केंद्रित कर देता है। केंद्रित यहां लिखेंगे, यह किरणों को क्या करता है, अपसारित करता है। इसके लिए लिखेंगे यह किरणों को यहां पर कौन सा गुण काम होता है, किरणों को अपसारित करता है। इसीलिए मेरे बच्चे ऐसा होता है, लिख देंगे। तो हमारा 3 रीजन बताया। फर्स्ट में मैंने बताया कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती में हम इसलिए करते हैं क्योंकि यह वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जब हम निकट लाते हैं तो। दूसरी बात है कि उत्तल दर्पण का उपयोग शायद, अब आप बोलेंगे सर अवतल सीधा बनाता है। हाँ बच्चों, अवतल भी सीधा बनाता है जब वो ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखा जाए, यानी कि बहुत करीब लाते हैं तो ऐसा होता है। लिख देंगे तो मुझे यस लिख कर भेजो। यस सर लिख देंगे। यस गुरुजी। लेकिन इसका बड़ा लिखना है, ऐसा लिखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण निकट की वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे नाई को बाल बड़ा मतलब कि हमारे मस्तिष्क का हमारे मस्तिष्क का जो फिगर है, जो बाल है, वो बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है चलो। यहां पर उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए होता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और छोटे से दर्पण में हम बहुत सारी गाड़ियों को या बहुत सारी वस्तुओं को, बहुत सारे घर उर को, सबको देख लेते हैं। ठीक है चलो। तो बच्चों कितने नंबर का ये सवाल है बोलो। तो गुरुजी ये सवाल 6 अंक का है। 6 अंक का ये सवाल है, 6 अंक का सवाल है।
आइए, उसके बाद दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा सवाल क्या पूछा है, तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है अवतल में सिद्ध कीजिए r बराबर 2f या f बराबर r/2। इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि कोई भी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तगड़े तरीके से बना सकता है। मैंने आपको बताया था, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने अच्छे से एक वीडियो में बता दिया है कि बच्चों यहाँ पर p होता है और यहाँ पर f होता है और यहाँ पर c होता है, और हमने वस्तु को रखा था, इसके समांतर एक वस्तु को हम लेना किरण लेकर आए थे जो F से होकर गया था, और मेरे बच्चे फिर हमने किरण लिया था C की दिशा में। किस दिशा में? C की दिशा में मैंने यहाँ से आपतित किया था, और फिर आपको अच्छे से याद है बच्चों कि यहाँ पर हमने क्या बनाया था, कोण I बनाया था, यहाँ पर कोण R बनाया था, और ये I एंगल इस I के बराबर था। फिर यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बना था। फिर मामला आपको अच्छे से पता है। बनाए थे कि नहीं बनाए थे? यस सर, यस सर। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, ये r बराबर 2f बोलो या इसी को बोलो f बराबर r/2। तो मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यस सर, यस सर। जल्दी बनो, अगर बन जाएगा तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव आपने बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो में अवतल और उत्तल, फर्स्ट का दीर्घ गलती है गुरुजी, फर्स्ट का दीर्घ गलती है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के लिए रूप में क्यों होता है? ये बड़ा प्रतिबिंब सीधा बनाते हैं, गलती कहाँ से है? अपने मन से ना कुछों बोल देते हो। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला सवाल वही है बच्चों, किसी उत्तल दर्पण में सिद्ध कीजिए r बराबर 2f, या इसी को हम लोग क्या पढ़े थे, बात वही है, r बराबर 2f या f बराबर r/2, जहां r दर्पण की वक्रता त्रिज्या और f फोकस दूरी है। बन जाएगा? हाँ सर। हम आपको दोनों पढ़ाए हैं, उत्तल और अवतल दोनों। ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों हम आपको पढ़ाए थे। बोलो यस और नो। चलिए बढ़ जाए। हाँ सर, बन जाएगा। सवाल नंबर चौथा पूछा गया है ये, अरे सर जी कल पढ़े थे बच्चों, कितना मजा आया था। अवतल में सिद्ध करने के लिए 1/v + 1/u = 1/f बच्चों। ठीक है, तो बहुत मस्ती से हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास एक अवतल दर्पण है, और यहाँ पर हमने बताया था ये हमारा प्रधान अक्ष है, यहाँ अनंत है, यहाँ बच्चों हमारा P है, यहाँ हमारा F है, यहाँ हमारा C है, और वस्तु को हमने यहाँ पे रखा था इस जगह बच्चों, और वस्तु का प्रतिबिंब हमने यहाँ से ले गया था इस तरह से, और यहाँ से सीधा यहाँ पर, और ये हमारा वस्तु बना था, ये था बच्चों A, ये था B, ये था A' और ये था B'। याद कीजिए कल हमने इसको P माना था। और ये हमारा त्रिभुज 1, ये त्रिभुज 2, ये त्रिभुज 3 और ये त्रिभुज 4। याद है कि नहीं है? यस सर, यस सर, कल पढ़े थे सर। तो कल बच्चों मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा दिया था आपको। 6 नंबर का सवाल है। चलो अगला सवाल फिर पूछा है मेरे बच्चे 2024 में। अच्छा, इस बार आया था, वही सवाल लिख दिया गया है। एक अवतल दर्पण में सिद्ध करें। देखो आया था ना इस बार 2024 में, ये आया था बच्चों शायद प्रथम पाली में। ये किस में आया था? ये प्रथम पाली में आया था। फर्स्ट पाली में ये सवाल पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए 1/v + 1/u = 1/f। सर पहला गलती है, तीसरा में अच्छा अभिसारी होगा। हम क्या लिख दिए हैं? गलती लिख दिए हैं। ओ अपसारित लिख दी है। अरे सॉरी बच्चों, अभिसारी होगा। किरणों को अभिसारी करता है, अभिसारित करता है, अभिसारित ऐसा बोलना चाहिए। वो कह रहा था फर्स्ट का ए गलत है। आ जाओ बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये प्रथम पाली का सवाल था। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप लोग बना देंगे, तो यस लिखकर भेजिए। हाँ सर, बन जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका, अभी तक का पूछा गया। ये था बच्चों हमारा दूसरी पाली का सवाल। ये था 2024 में, इस बार पूछा गया था दूसरी पाली में। 2024 का दूसरी पाली में फिजिक्स में ये सवाल पूछा गया था। दीर्घ में क्या पूछा है? अवतल गोलीय दर्पण की फोकस को परिभाषित करें। एक अवतल गोलीय दर्पण में सिद्ध करें r बराबर 2f, यानी वही है f बराबर r/2। तो पहली पाली में दर्पण सूत्र पूछा, और दूसरी पाली में ये पूछा कि f बराबर r/2। अब आप सोचेंगे गुरुजी
एक चीज बताइए, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी तो पूछा है, यहाँ तो ये भी पूछा है कि गोले दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करें, है ना। अवतल की फोकस दूरी को परिभाषित करें, तो फोकस दूरी को वही परिभाषा जो हम बताए थे कि बच्चों हम क्या करते हैं, यदि हम अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण ले जाएंगे तो ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगा उसी को हम इसका फोकस कहेंगे, इसी का इसका मुख्य फोकस कहेंगे। तो पहले बच्चों, पहले हमें इसकी परिभाषा लिख देनी है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा था, जैसा कि हमने ये परिभाषा लिखा था आप लोगों के सामने, आप लोगों ने भी जस्ट देखा कि सर ने खुद से ये परिभाषा लिखा अभी। तो ये परिभाषा लिखना है कि जब हम, है ना, जब जब यहाँ गोले की जगह कर देंगे अवतल, जब हम अवतल दर्पण के मुख्य या प्रधान अक्ष के समांतर कोई रेखा आपतित होती है ना, जब जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। हो जाएगा तो बताओ। यस सर, यस सर। सर आपको पढ़ाने नहीं आता है? बिल्कुल नहीं आता है। अजीब हाल है बच्चों, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये सब। चलो हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, चैप्टर कैसा रहा आपके अनुसार से, ये चैप्टर कैसा रहा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ चैप्टर कैसा रहा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म मेरे बच्चे, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म, है ना। पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कर देते हैं आप सभी को, टेस्ट लगा देंगे कल ही बच्चों, हम बोलेंगे कि ऐप पर आप लोगों के लिए टेस्ट लगा दिया जाए, ठीक है ना। कॉन्ग्रेचुलेसन। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या खत्म किए सर? सबसे पहले खत्म हुआ हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, सबसे पहले कॉन्सेप्ट। नंबर दूसरा बताओ, नंबर दूसरा में बच्चों कॉन्सेप्ट के बाद टेस्ट भी हमारा हो गया। ऐसे अगर चैप्टर खत्म हो तो परीक्षा में क्या होगा सर? ऐसे अगर चैप्टर खत्म हो तो परीक्षाओं में मार हो जाएगा। ठीक है चलो। मेरे बच्चे अगला क्लास आज लेने का मुझे मन नहीं करता है, क्योंकि पता नहीं तबीयत थोड़ा सा उतना ठीक नहीं लग रहा है। अगर मैं क्लास ले भी लूंगा तो आप लोगों का नुकसान होगा कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट जो क्लास है, अब हिंदी की क्लास आज हम नहीं लेंगे। आप पूछे गुरुजी क्यों नहीं लोगे, तो मेरे बच्चे मुझे लग रहा है कि मैं बेस्ट नहीं दे पाऊंगा उतना, फील मतलब कि ऐसा मन में ठान लिया कि भाई नहीं होना चाहिए, तो मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा, तो हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा। तो बच्चों अगली क्लास नहीं है, अब आपको घर पे करना है रिवीजन, जो भी क्लासेस हो रही हैं उसका रिवीजन करना है। तो कोई दिक्कत किसी को बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो कि गुरुजी मुझे बड़ा दिक्कत है, क्यों छुट्टी दे रहे हो। मेरे बच्चे नेक्स्ट अभी हिंदी की क्लास होनी चाहिए, अभी नहीं होगी, किसी को दिक्कत है क्या? अगर हम ले भी लेंगे तो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, और मेरे बच्चे मुझे लगता है कि कल अगर वो कहानी हो तो अच्छी हो। बच्चों आज शुक्रवार था, कल है, कल न्यू चैप्टर होने वाला है, कल नया चैप्टर है, बताओ क्या होना चाहिए। कल न्यू चैप्टर में क्या पढ़ोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आज जितना कमेंट आएगा इस वीडियो के नीचे, कमेंट, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स जो हैं जिसके सबसे अधिक आएंगे वही चैप्टर कल पढ़ाया जाएगा। बोलो क्या पढ़ा दें, बायोलॉजी पढ़ा दें या केमिस्ट्री पढ़ा दें, बोलो। चलो पोल करवाते हैं, संदेश भाई, ओ संदेश भाई, संदेश भाई, संदेश भाई, भाई पोल करना, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का क्या होगा? पोल में लिखो कल कौन सा चैप्टर होना चाहिए, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, जल्दी लिखो। टन टन। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? मेरे बच्चे केमिस्ट्री के लिए एक दबाएं और बायोलॉजी के लिए दो दबाएं। सर केमिस्ट्री बायोलॉजी, रुक जाओ अभी पोल हो रहा है, पोल होने वाला है।
सब लोग क्लास को लाइक कर दो मेरे बच्चे, जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट से। रोहित कह रहा था केमिस्ट्री, निशा, इंडियन बॉय, रवि, अभिषेक। रुक जा, पोल हो रहा है अभी। पोल पे जवाब जो दोगे वही होगा। रुक जाओ, पोल होने आई, जल्दी से आंसर करो भाई, तब तो होगा कल से पढ़ाई। दे पोल आई, दे पोल आई, रुक जा, पोल होने आई, कल से होगी पढ़ाई। चलो, पोल होने जा रहा है मेरे बच्चे, फटाफट बताओ। 54% केमिस्ट्री अभी आगे चल रहा है। 53%, 53% केमिस्ट्री, 47% बायोलॉजी। 1000 पोल हो चुका है, 1100 पोल हो चुका है, 1100 पोल हो चुका है। 1500 बच्चों में 1100 बच्चों ने पोल दे दिया है और केमिस्ट्री की हो रही है जीत। चलो ठीक है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री की जीत हो रही है मेरे बच्चे। देखो जल्दी से, लगभग मतलब इसको जीत क्या बोले, लगभग लगभग बराबर चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो सब है, पढ़ना तो सब है ना, पढ़ना तो सब है रे, क्या है टेंशन है। चलो 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 चलो, पढ़ना तो सब है। ठीक है, पढ़ना तो सब है मेरे छोटे। कर दे स्टार्ट केमिस्ट्री, पढ़ना तो सब है। अरे पढ़ना तो सब है भैया, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। टन टन, कल मिलते हैं बच्चों केमिस्ट्री में। ठीक है, पढ़ना तो सब है, बस कुछ दिन के बाद पढ़ना है, कुछ दिन पहले पढ़ना है। ठीक है, इज्जत से अगर हम देखें तो केमिस्ट्री जीत रहा है। 54% बच्चों ने केमिस्ट्री कहा है और 46% बच्चों ने हिंदी। हटाए भाई, हटा दो। ठीक है, तो मेरे बच्चे चलो, कल केमिस्ट्री होने वाला है। नीचे बाकी सब लोग कमेंट कीजिएगा बच्चों कि आपको मुझसे पढ़ के कैसा लग रहा है, आपको संजय सर से पढ़ के कैसा लग रहा है मेरे बच्चे। और सब लोग इस एप्लीकेशन पर जरूर ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे, फिर बाद में मत कहना गुरुजी मुझे टेस्ट नहीं मिला। देख रहे हो कैसा इंसान हूं मैं। देखो ध्यान से, इस ऐप ना, ये बैच सबको ज्वाइन करना है। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हो मेरे बच्चे, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सभी को इस बैच को ज्वाइन करना है। और किस ऐप में, अभी जाकर के डाउनलोड कीजिए। सबके फोन में ये प्यारा सा दुलारा सा इतना प्यारा मस्त ऐप है, ये ऐप सबके फोन में होना चाहिए। ऐप डाउनलोड करो, जाकर बैच परचेज करो। और फीस कितनी है? 749 रुपए में, एक दिन 2 दिन नहीं, पूरा साल। एक विषय 2 विषय नहीं, सभी विषय, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। और प्लस में बच्चों जब क्रैश कोर्स लेकर आएंगे तो भी हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों क्रैश कोर्स भी फ्री होगा इसमें। ठीक है ना। चलो तो बाय बच्चों, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा बच्चों सब लोग। मैं पढ़ता हूँ कमेंट को।